ये मीडिया ट्रायल एक हथियार बन चुका है आज के समय में, जब किसी का भी किरदार को गिराना हो। क्या आप इस बात से सहमत हैं? और 1947 जब ब्रिटिश राज था, तब भी जो हिंदू फंडामेंटलिस्ट थे वो मीडिया ट्रायल का इस्तेमाल किया करते थे। तो मीडिया वो हमेशा ही हमारे पीछे पड़ी रही है। पोप जॉन पॉल इंडिया में आया तो पोप जॉन पॉल ने ये कहा कि भाई जो औरतें हैं उनको साड़ी पहननी चाहिए, उनको अपना बदन जो है वो ढक के रखना चाहिए। तो अखबार में दिन इस खबर को इस रूप में पेश किया गया कि जो पोप जॉन पॉल है उसे साड़ी वाली औरतें पसंद थी। उसने तो एक दूसरे और पॉजिटिव संदर्भ में बात कही थी, लेकिन इंडियन मीडिया ने उसको जो है बहुत अश्लील तौर पर जो है वो प्रोजेक्शन दी। और इंडिया में जो है वो बीजेपी की सरकार है। इंडिया में उन लोगों की सरकार है जो ये दावा करते हैं कि हम बहुत बड़े गौरक्षक हैं। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। और भी जो ट्राइबल जो नेशनलिटीज हैं उनको दबाया जा रहा है। मेरी रिक्वेस्ट ये है वारिस पंजाब के जत्थेबंदी को और तमाम क्रांतिकारी भाइयों को कि हम लोग अभी कुछ दिनों के लिए लो प्रोफाइल हुए हैं और जो है लो प्रोफाइल होकर कैडर बिल्डिंग पर ध्यान दें। हम तो 1925 से लेकर 100 साल इन लोगों ने मेहनत की और आरएसएस की आज जो सरकार आज इस देश में है और उनका राज इस देश में कायम हो गया है। हम लोग जो है उस लंबी प्लानिंग से नहीं खेलते। ये बात तो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे अपने तजर्बे हैं। मैं 4 साल जेल में रहा हूँ, इस सोशल मूवमेंट में मैं रहा हूँ, तो जिस वजह से मेरे अपने तजर्बे हैं। जहाँ हमारी जरूरत पड़ेगी भाई अमृतपाल को, वहाँ हम खड़े हैं, हमेशा खड़े रहेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सिक्खी अनप्लग देख रहे हैं आप, मैं अमनप्रीत सिंह। पंजाब के अंदर मीडिया प्रोपेगेंडा चला, भारतीय मीडिया ने भी उसके अंदर पूरा साथ दिया। मसला क्या था? मसला था कि अजनाला के अंदर अगर कुछ सिख जथेबंदियों की तरफ से कुछ अपनी मांगे रखी गई प्रशासन के आगे, प्रशासन ने उन मांगों को माना जैसे या तैसे। सब कुछ हुआ कानून के दायरे में रह के, ये प्रशासन भी कहता है और जो लोग विरोध कर रहे थे वो भी कहते हैं। लेकिन भारतीय मीडिया की तरफ से एक मीडिया ट्रायल किया गया। मीडिया ट्रायल किसका? एक व्यक्ति का, एक जथेबंदी का, या एक धर्म का, एक कौम का? हम बात कर रहे हैं जो बीते दिनों के अंदर आप सब ने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भाई अमृतपाल सिंह के इंटरव्यूज देखे होंगे। इंटरव्यूज वो भी नेशनल मीडिया की तरफ से। इंटरव्यू का मतलब ये नहीं था कि जाने कि वो चाहते क्या हैं। इंटरव्यूज का अधिकतर इंटरव्यूज का मंतव्य यही लग रहा था कि थोप दें इनके ऊपर कि ये लोग गलत कर रहे हैं, थोप दें इनके ऊपर कि ये लोग आतंकवादी हैं। ऐसा मीडिया ट्रायल एक कौम को लेकर जब किया जाता है तब किस चीज की शुरुआत होती है? ऐसा कुछ क्या 80 के दहाकों में भी हुआ था जब सरकार अपनी तरफ से कुछ करना चाह रही थी? ऐसा कुछ क्या 1960 के दहाके के अंदर भी हुआ था जब ऐसे ही तरीके से पंजाब के विभाजन की तैयारी हो रही थी? सिक्खी अनप्लग पे आज के मुद्दे के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मनोज सिंह दूहन, स्वागत करते हैं उनका। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मनोज भाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मनोज भाई, आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि भारतीय मीडिया की तरफ से जो एक मीडिया ट्रायल किया गया, अजनाला वाली हुई घटना को 26 जनवरी जब दीप सिंह सिद्धू लाल किले के ऊपर केसरी निशान लहरा देता है, फहरा देता है, तब वैसी ही घटना जब हुई थी तब वहां पे मीडिया ट्रायल हुआ, कहा गया ये लोग आतंकवादी हैं, और हूबहू वैसा ही कुछ किया जाता है भाई अमृतपाल के खिलाफ। ये मीडिया ट्रायल एक हथियार बन चुका है आज के समय में, जब किसी का भी किरदार को गिराना हो। क्या आप इस बात से सहमत हैं? देखिए, ये मीडिया ट्रायल जो है ये केवल आज ही हथियार नहीं बना है जी, बल्कि बिफोर 1947 जब ब्रिटिश राज था, तब भी जो हिंदू फंडामेंटलिस्ट थे
वो मीडिया ट्रायल का इस्तेमाल किया करते थे। जी। अखबार हैं तो अखबारों के थ्रू, अदरवाइज जो है प्रोपेगेंडा करके। हम्म। जैसे 1920 में सर छोटू राम जी ने इलेक्शन लड़ा था। 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत इलेक्शन हुए थे 1920 में। फिर 23 में इलेक्शन हुआ, फिर 35 में के बाद 36 में ठीक। इलेक्शन हुआ लास्ट में, और 37 में सर सिकंदर हयात खान पंजाब के प्राइम मिनिस्टर बने। तो उस टाइम जब 1920 में सर छोटू राम जी ने इलेक्शन लड़ा था, तो जो शहरी हिंदू थे उन्होंने गांव-गांव में हाथियों से और ऊंटों से जा जाके उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में ये प्रचार करवाया था कि खाप पंचायत का ये फैसला आया है कि सर छोटू राम जी के कि छोटू राम को वोट नहीं देनी, इसके खिलाफ जो आदमी खड़ा है उसको वोट देनी है। तो उस इलेक्शन में छोटू राम जी 22 वोटों से हार गए थे। अपने लाइफ का जो पहला इलेक्शन था, वहां भी वो मीडिया जो थी, वोकल मीडिया, जो गांव-गांव में हाथियों पर ऊंटों पे सवार कर करके जो आदमी भेजे थे हिंदू फंडामेंटलिस्ट लोगों ने, उसकी वजह से। फिर सर छोटू राम ने ये भी लिखा एक जगह कि 1881 में मैं पैदा हुआ, और 1881 में ही द ट्रिब्यून अखबार जो है वो पैदा हुआ, जिस अखबार ने शुरू से लेके आखिर तक सर छोटू राम जी की ही मुखालफत की, उसका विरोध किया। तो कहने का मतलब यह है कि सर छोटू राम के जमाने से ही मीडिया जो है वो हमारे पीछे लगा रहा, और जो क्रांतिकारी शक्तियां थी उनके पीछे लगा रहा। सर छोटू राम जी ने ये भी कहा था कि जिस दिन मीडिया मेरे हक में बोलना शुरू कर देगा, उस दिन ये सोच लेना कि छोटू राम ने जमींदारों के लिए और पंजाब के लिए काम करना छोड़ दिया है। जी। 1945 में सर छोटू राम जी की डेथ हुई, तो उनकी डेथ के बाद पंजाब असेंबली में कॉन्डोलेंस सभा के तौर पर जब सभा हुई और लोगों ने अपनी अपनी राय व्यक्त की सर छोटू राम जी को श्रद्धांजलि देने के लिए, तो एक मुस्लिम विधायक खड़ा हुआ उस टाइम। उसने कहा कि मुझे बड़ा दुख है कि सर छोटू राम जी आज इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मुझे इस बात का भी दुख है कि जो अखबार सर छोटू राम का विरोध करके अपने बच्चों का पेट पालते थे, अब उनके बच्चों का क्या होगा। तो मीडिया जो है वो हमेशा ही हमारे पीछे पड़ी रही है, और मीडिया बात को कब बतंगड़ बना दे और अर्थ का अनर्थ कर दे, जो है ये हम कह नहीं सकते, क्योंकि इस चीज में इनको महारत हासिल है। मैं ओशो की किताब पढ़ रहा था, जिसमें ओशो ने लिखा है कि एक बार पोप जॉन पॉल इंडिया में आया, तो पोप जॉन पॉल ने ये कहा कि भाई जो औरतें हैं उनको साड़ी पहननी चाहिए, उनको अपना बदन जो है वो ढक के रखना चाहिए। तो अखबार में अगले दिन इस खबर को इस रूप में पेश किया गया कि जो पोप जॉन पॉल है उसे साड़ी वाली औरतें पसंद हैं। माने उसने तो एक दूसरे और पॉजिटिव संदर्भ में बात कही थी, लेकिन इंडियन मीडिया ने उसको जो है बहुत अश्लील तौर पर जो है वो प्रोजेक्शन दी। तो मीडिया तो सदैव हमारे खिलाफ रहा है। आज भी मीडिया जो है इस देश की अकलियत के खिलाफ, इस देश की जो प्रोग्रेसिव फोर्सेस हैं उनके खिलाफ है, और उन्हें रोज मीडिया बदनाम कर रहा है। ठीक। तो अगर हम इस संदर्भ के अंदर देखते हैं, जब भाई अमृतपाल सिंह के ऊपर ये सवाल किए जाते हैं भारतीय मीडिया की तरफ से कि ये एक किसी भी तरीके से आतंकवादी घटना के से कम नहीं था जो कुछ भी अजनाला के अंदर हुआ, तो आप मानते हैं कि ये भी सियासत से ही प्रेरित रहा होगा? देखिए, 1947 से पहले हमारे अंबाला डिवीजन में, जिसे आज हरियाणा कहा जाता है जी, और उस समय पंजाब का हिस्सा था हरियाणा, तो इसे अंबाला डिवीजन कहा जाता था। एक बहुत बड़े गौ रक्षक उस जमाने में थे जिनका नाम था हरफूल जाट जुलानी आड़ा। हरफूल जाट जुलानी आड़ा ये हमारे इलाके का एक बहुत बड़ा गौ रक्षक था, जिसने उस जमाने में 17 हत्थे तोड़े थे। माने 17 स्लाउटर हाउसेस के मालिकों का मर्डर करके हरफूल जाट ने जो है उन हत्थों को तोड़ा था, उन स्लाउटर हाउसेस को खत्म किया था, और 17 स्लाउटर हाउसेस को उन्होंने बंद करवाया था। तो हरफूल जाट का कोई भी
जो किसान जो गौ रक्षक हैं, जो गौ रक्षक मूवमेंट जिन लोगों ने चला रखी है, वो जी। कोई भी हरफूल जाट का नाम नहीं लेते, जबकि वो सबसे बड़े गौओं के बचाने के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी और बाद में हरफूल जाट को फांसी भी हुई थी। उसकी वजह ये है कि आज इंडिया जो है वो सबसे ज्यादा जो है ब्राजील के बाद गाय के मीट का, बीफ का एक्सपोर्टर कंट्री हो चुका है। ब्राजील के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा गाय का मीट जो एक्सपोर्ट होता है वो इंडिया उसको एक्सपोर्ट करता है, और इंडिया में जो है वो बीजेपी की सरकार है। इंडिया में उन लोगों की सरकार है जो ये दावा करते हैं कि हम बहुत बड़े गौ रक्षक हैं। तो ये जो गौ रक्षक हैं, इन्होंने कभी भी हरफूल जाट जुलानी वाले को जो है वो अपना आदर्श नहीं बनाया। इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वो मॉब लिंचिंग नहीं करता था। वो जो गरीब मुसलमान या गरीब आदमी जो अपने कैंटर में या अपने ट्रक में गायों को ले जाकर और जो स्लाउटर हाउसेस में ले जाते हैं, उनको हरफूल जाट ने कभी नहीं मारा। हरफूल जाट ने हमेशा जो स्लाउटर हाउसेस चलाया करते उनको मारा था। आज के दिन इंडिया के अंदर जितने स्लाउटर हाउसेस हैं, जितने बूचड़ खाने हैं, उनमें से 95% बूचड़ खाने हिंदुओं के हैं। तो माने इस देश में जितने भी स्लाउटर हाउसेस हैं, उनमें से ज्यादातर स्लाउटर हाउसेस वो हिंदुओं के हैं और जैनियों के हैं, लेकिन उनके नाम इन्होंने मुसलमानों वाले रखे हुए हैं। तो ये जो स्लाउटर हाउसेस के मालिक जो हैं, उनको कोई कुछ नहीं कहेगा। उनको मारेंगे तो हरफूल जाट का मॉडल लागू होगा, लेकिन ये नहीं चाहते कि स्लाउटर हाउसेस बंद हों, क्योंकि ये यही चाह रहे हैं कि इस देश में हम लोग गायों को मारते रहें और जो है विदेशों में एक्सपोर्ट करते रहें, और हिंदुओं को जिन्होंने स्लाउटर हाउसेस को चला रखा है, इनको फायदा पहुंचाते रहें। अभी हुआ क्या कि 15 फरवरी को जो राजस्थान से 2 लड़के जो है वो अपने घर से गायब हो जाते हैं। एक का नाम था नासिर की उम्र जो है वो 25 साल, और दूसरे का नाम जुनैद। ये भरतपुर से इनको उठाया गया और हरियाणा में भिवानी के अंदर, डिस्ट्रिक्ट भिवानी में 20 फरवरी को, ये 15 फरवरी को इनको उठाया गया, और फिर इनकी एक बोलेरो जीप के अंदर इनको जिंदा जलाकर या टॉर्चर करके जला के इनको मार दिया गया, जिनकी डेड बॉडी भिवानी से प्राप्त हुई। तो इनको मारने में जो है वो हिंदू गौ रक्षकों के नाम आए, उसमें बजरंग दल का भी नाम आया, और उसमें एक लड़के का नाम आया जो है जिसको बचाने के लिए मोनू मानेसर, इसको बचाने के लिए जिसका नाम आया, जिसमें नासिर और जुनैद के घर वालों ने ये मोनू मानेसर का नाम लिखवाया। लेकिन नाम लिखवाने के बावजूद 20 फरवरी को फरीदाबाद में हिंदुओं की पंचायत हुई। इस पंचायत में ये घोषणा हुई कि अगर कोई पुलिस वाला जो मोनू मानेसर को गिरफ्तार करने के लिए आएगा, तो वो मतलब कि चोट उसको लगेगी और वो जिंदा बच के नहीं जाएगा। यहां तक कि इस पंचायत के अंदर घोषणा की गई, और इस हिंदू पंचायत में जिसमें ये घोषणा की गई कि अगर कोई पुलिस वाला मोनू मानेसर को गिरफ्तार करने आएगा तो उसको जो है छोड़ा नहीं जाएगा, उसको चोट पहुंचाई जाएगी। उसके बावजूद इसका कोई मीडिया में नेगेटिविटी इस खबर के ऊपर नहीं आई, और मोनू मानेसर को जो है इस केस से अलग कर दिया गया। एफआईआर में उसका जो नाम है वो उसका नाम जो है वो नहीं लिखा गया। इस हिंदू पंचायत के जो है दबाव में उसका नाम इस केस से हटा दिया गया। तो ये भरतपुर से ये दोनों लड़के थे, नासिर और जुनैद, घाटमिका विलेज से। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जहां वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। जो अल्लामा इकबाल का जो शेर था कि वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। तो ये हमको बदनाम कर रहे हैं, और जबकि ये इनके लोग जिन्होंने एक गरीब मुसलमानों को जिंदा जला के मार दिया, उसके ऊपर कोई जो है बवाल नहीं खड़ा किया जाता। लेकिन जहां सिख है कोई, और वहां बहुत छोटी सी
एक मुकदमे के ऊपर भी 307 लगा दी गई जहां वो नहीं लगनी चाहिए थी, और फिर एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो सिख अगर इस बात का प्रोटेस्ट करते हैं तो जो हिंदू मीडिया है वो नैरेटिव इस तरीके से सृजता है कि भाई जैसे जो सिख हैं ये एंटी नेशनलिस्ट हैं, या ये जो है ये हमेशा ही न्यूसेंस करते रहते हैं, और जो है ये देश खतरे में है, पंजाब जो है वो उसके अंदर आतंकवाद दोबारा से शुरू होने वाला है। जी। और पूरे देश के जो पंजाब से बाहर रहने वाले सिख हैं उनको परेशान किया जाता है, उनको इनसिक्योर करने की कोशिश की जाती है, और फिर हिंदू वोटों को कंसोलिडेट करने की कोशिश एंटी पंजाब करके की जाती है। तो मीडिया ट्रायल जो है वो हमेशा से ही रहा है, और सिखों को लेकर तो और भी ज्यादा मीडिया ट्रायल इस देश में चल रहा है। जी, आपने छोटू राम की बात की, आपने हरफुल जाट की बात की। जब हम इन सारी चीजों को देखते हैं तो समझते हैं कि सरकारें भी अपनी तरफ से देखती हैं कि क्या उठाना है और क्या नहीं, किस मुद्दे को छेड़ना है, किसको नहीं। हमने हमने जैसे आपने हरियाणा के अंदर 2 व्यक्तियों की जो मौत होती है उसके बारे में जिक्र किया। दक्षिण भारत के अंदर भी बीजेपी की तरफ से ऐसा रोष प्रदर्शन किया गया वहां की पुलिस के ऊपर कि पुलिस वालों को जख्मी देखा गया तस्वीरों के अंदर, उनके सिर से खून निकलता हुआ देखा गया तस्वीरों के अंदर। लेकिन वहां का मीडिया ट्रायल नहीं होगा, वहां पे सवाल खड़ा नहीं होगा जहां पे केंद्र शासित पार्टी के वर्करों की तरफ से ऐसा कुछ किया जाएगा। तो यानी मान ले कि जैसे आपने हम जिक्र भी किया कि हाँ, मीडिया जो ये हथियार है ये पहले से ही बना आ रहा है सत्ता के अधीन रह के, और ये सब कुछ हो रहा है। आपको कैसा लगा जब आपने अजनाला की घटना के बाद सिख जथेबंदी वारिस पंजाब दे और उसके मुखी भाई अमृतपाल सिंह के बारे में जो कुछ भी भारतीय मीडिया ने चलाया? देखिए, हमें इस चीज का बड़ा दुख हुआ, लेकिन एक चीज और हुई। मेरे पास बरेली से फोन आया जी। और बरेली से मेरे पास मेरे एक फ्रेंड का फोन आया जो सिख है। उसने कहा कि भाई साहब, मेरा बरेली में रहना बड़ा मुश्किल हो गया है और मैं पंजाब में शिफ्ट करूंगा। तो मैंने कहा वो किस लिए? तो उसने कहा कि यहाँ के जो आम आदमी भी हैं वो भी हमसे इस तरीके से सवाल पूछ रहे हैं कि जैसे मैं ही अमृतपाल हूँ। इसी तरीके से हमारा एक प्रोग्राम होना था भीलवाड़ा में। तो भीलवाड़ा में जो हमने अपने प्रोग्राम के लिए जो टेंट लगवाए थे, तो सुबह सुबह वहां जो हिंदू कट्टरपंथी थे वो पहुंचे और उन्होंने हमारे टेंट में घुस के हमारे टेंट का भी नुकसान उन्होंने किया। उसके बाद जब हमने पुलिस को भीलवाड़ा राजस्थान में बात कही तो एक न्यूसेंस क्रिएट हो गया था, और ये इल्जाम लगाया जा रहा था भीलवाड़ा में कि जैसे ये लोग जो हैं ये खालिस्तानी हैं, जबकि हमारा इस तरीके से कोई हमने बात नहीं कही थी। हम तो केवल एक गुज्जर फ्रीडम फाइटर जो थे उनकी जो है जयंती मनाने के लिए हम लोग वहां इकट्ठे हुए थे। तो जिस वजह से वहां भी हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई, और फिर प्रशासन ने जो है वहां जो हमें जहां हमने तंबू लगाए थे उसकी बजाय एक छोटा सा पार्क हमें दिया, जबकि वहां तो जो है बीजेपी की भी नहीं कांग्रेस की सरकार है। तो एक छोटा सा पार्क हमें दिया और उस पार्क में हमें वो प्रोग्राम अपना करना पड़ा। तो मेरा कहने का, विजय सिंह पथिक जी की जो गुज्जर थे उनके जन्मदिन मनाने के लिए हम वहां इकट्ठे हुए थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अमृतपाल का जो एपिसोड हुआ इसको मैं किस दृष्टि से देखता हूं, उससे ज्यादा ये है कि इसके आफ्टरमैथ इफेक्ट्स क्या आ रहे हैं। कि भाई जो बाहर पंजाब के जो सिख रह रहे हैं या कोई प्रोग्रेसिव काम करना चाह रहे हैं उनको एक ये कहकर कि भाई ये खालिस्तानी है और हमें हमारा काम विधायक तरीके से हम करें, उसमें हमें अड़चन ये लोग पैदा कर रहे हैं और ये अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं। अगर हम देखें पंजाब के अंदर कोई भी सिक्खी की बात करता है, कौमियत की बात करता है तो सरकारी तंत्र पूरा हावी हो जाता है। पिछले 6 महीने के अंदर, पिछले 8 महीने के अंदर जो कुछ भी भाई अमृतपाल सिंह की गतिविधियां रही, अमृत संचार की बात करें, प्रचार की बात करें, सिक्खी की लहर की बात करें, क्या अपने धर्म का प्रचार करना ही भारत के अंदर इस समय एक गलत चीज बनता जा रहा है? वो सबसे पहले मैं बात करूंगा
माइनॉरिटीज के लिए खास तौर पे, और उन लोगों के लिए जिनके ऊपर पहले से टैग लगा है कि आप तो जराइम पेशा हो, आप वक्फवादी हो, आप हो ही अलग। देखिए, इसमें कोई तो राय नहीं है कि इस देश में जो माइनॉरिटीज की नेशनलिटीज हैं या जो और भी जो ट्राइबल जो नेशनलिटीज हैं उनको दबाया जा रहा है। जैसे हम लोग तो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो हमको तो यही नजर आता है कि भाई हम ही इस देश में हैं या हम ही मतलब मार्शल हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हम लोग साउथ की तरफ भी बढ़ेंगे तो तमिल हैं इस देश के अंदर, उनकी नेशनलिटी को बड़ा ब्रूटल तरीके से दबाया गया। जो भील कम्युनिटी है, भील कम्युनिटी भी एक मार्शल कम्युनिटी है, उसमें भी तात्या भील जैसे लोग हुए हैं जिन्होंने ब्रिटिश राज में लड़ाइयां लड़ी थी, तो उनकी नेशनलिटी को भी दबाया जा रहा है। और भील कम्युनिटी जिस जिस स्टेट में है उनको, हालांकि एक अलग से उनके लिए स्टेट होना चाहिए था उनकी पॉपुलेशन को देखकर, उनकी भीली लैंग्वेज को देखकर, लेकिन उनको भी कई स्टेट्स में जो है वो बांट दिया गया जी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि केवल जो प्रोटेस्ट कर सकती हैं जो भी ट्राइब्स या जो भी कम्युनिटीज या जो भी रिलीजन, और इनके हिंदू फंडामेंटलिज्म को या हिंदू इंपीरियलिस्टिक फोर्सेस को जो चैलेंज कर सकती हैं, उनको जो है इस मुल्क के अंदर परेशान किया जा रहा है और उनके ऊपर झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं और मीडिया ट्रायल करके उनको बदनाम किया जा रहा है। मनोज भाई, जब मीडिया ट्रायल हो रहा हो, जब पुलिस प्रशासन भी आपके खिलाफ हो जाए, सरकार भी हावी हो, तब ऐसी जथेबंदी या तब ये माइनॉरिटीज के नौजवान, माइनॉरिटीज का यंग ब्लड किस दिशा में आगे बढ़े? क्योंकि वो तो वही कर रहे हैं जो हमारे पूर्वज करते आ रहे थे, जो हमारे बड़ों ने किया। अगर हम बात करें जो संतों ने किया, वही आज के नौजवान करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकारी दबाव में नौजवान करें तो करे क्या? देखिए, अगर तैयारी ना हो और लड़ाई छेड़ दिया जाए तो वो सुसाइड होता है जी। अगर तैयारी ना हो और लड़ाई को छेड़ दिया जाए तो वो आत्मघात होता है। और अगर तैयारी हो और लड़ाई को ना छेड़ा जाए तो वो कायरता होती है। तो वो होता है कि वो आदमी, वो जत्थेबंदी डर गई है। तो मैं ऐसा, आपने सवाल किया तो क्या किया जाए, तो मेरा इसमें निवेदन ये है कि इसमें वारिस पंजाब के जो जत्थेबंदी है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि दुश्मन शातिर है, दुश्मन मीडिया ट्रायल करेगा, तो उनको अपनी तरफ से भी कोशिश करनी चाहिए कि वो कोई मौका ऐसा ना दें जिससे जो है वो ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो। तो इस चीज का ख्याल जो है वो भाई अमृतपाल सिंह को भी रखना पड़ेगा। वो हमारा भाई है तो हम उसके साथ भी खड़े हैं, लेकिन हम जो है अमृतपाल से ये रिक्वेस्ट भी करेंगे कि अब आप जो है प्लीज बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज में ना पड़ें। मीडिया जो है वो आपकी सही बात को भी गलत करके दिखाएगा, तो इसमें थोड़ा सा, क्योंकि आप लीडर हैं जो वारिस पंजाब के जत्थेबंदी के, तो विकारियस लायबिलिटी आपके ऊपर ही आती है। तो मैं इसमें एक एग्जांपल आपको दूंगा कि फर्ज करो मैं 4 साल जेल में रहा, जाट रिजर्वेशन मूवमेंट जो थी उसमें मुझे 4 साल जेल में जो है वो काटने पड़े। तो इस बारे में मैं जो मास के अंदर जो मेरा लेक्चर होता है उसमें मैं ये कहता हूं कि भाइयों, गवर्नमेंट की वजह से मैं जेल में गया, और ये बात सच्चाई भी है कि भाई गवर्नमेंट की वजह से मैं जेल में गया, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी सही आदमी होगा उसको झूठे मुकदमे, फॉल्सली इम्प्लीकेट करके जेल में डाल देगी। लेकिन कैडर में मैं ये बात भी कहता हूं अपने जब साथियों में जब मैं बैठा हुआ हूं कि भाई मैं जेल में गया था तो इसमें एक गलती मेरी भी थी। मेरी गलती ये थी कि मैं बहुत ज्यादा स्पीड में चल रहा था। और इस देश के अंदर आप विश्वास करना कि स्पीड को जो अपर कास्ट है, जो स्वर्ण जातियां हैं, वही मेंटेन कर सकती हैं। अदरवाइज इस देश में दलित पिछड़ों के पास, अकलियत के पास, माइनॉरिटीज के पास वो गाड़ियां नहीं हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि जो इतनी बहुत ज्यादा स्पीड को वो जो है मेंटेन कर सके और एक्सीडेंट ना हो। अपर कास्ट के पास वो महंगी गाड़ियां हैं, मतलब मूवमेंट के लिहाज से मैं ये बात बता रहा हूं। तो हमें हमारी स्पीड को थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना पड़ेगा, अदरवाइज एक्सीडेंट होना इनएविटेबल है।
जी, अदरवाइज नुकसान होना वो लाजिमी है, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। और दूसरी बात कि किसी का भी नुकसान करना हो, ये युद्ध का नियम है कि किसी का भी नुकसान करना हो, उसके कान में एक बात डाल दें कि भाई तुम स्लो चल रहे हो। जिस आदमी के अंदर भी, जिस जत्थेबंदी के अंदर भी ये भावना आ गई कि वो स्लो चल रही है, वो अपनी जो नेचुरल उसका फ्लो होना चाहिए, जो नेचुरल उसकी गत्यात्मकता होनी चाहिए, जो नेचुरल उसकी स्पीड होनी चाहिए, उससे वो डिरेल हो जाएगा, वो और ज्यादा स्पीड में चलाने की कोशिश करेगा और एक्सीडेंट होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है हाथ जोड़कर, क्योंकि हर एक आदमी की अपने जत्थेबंदी है, वारिस पंजाब की जत्थेबंदी को भाई अमृतपाल सिंह जी लीड कर रहे हैं, हम हमारी यूनियनिस्ट सिख मिशन जत्थेबंदी को लीड कर रहे हैं। तो एक कोऑर्डिनेशन एक दूसरे का सब जत्थेबंदियों का है जो जी, एक उद्देश्य को लेकर काम कर रही हैं। तो मेरा इसमें निवेदन ये है कि इसमें क्या करना चाहिए, बाकी करना तो वारिस पंजाब के जत्थेबंदी को ही है। तो मेरा इसमें निवेदन ये है कि थोड़ा सा हम लोग अपनी स्पीड को कम करें। और ठीक, दूसरी बात ये है कि जो सोसाइटी है उसके अंदर परपेचुअल हैट्रिड की आइडियोलॉजी बहुत लंबे टाइम तक सस्टेन नहीं करती, खासकर इंडियन सोसाइटी के अंदर। तो हम लोग जो है, ये बात ठीक है आपकी कि भाई नशे पे रोक जो है वो कंस्ट्रक्टिव काम है, लेकिन जो प्रोजेक्शन जो आ रही है मीडिया के थ्रू, जो प्रोजेक्शन आ रही है, जी, उस प्रोजेक्शन में ये आ रहा है कि भाई वारिस पंजाब में जो जत्थेबंदी है वो लगातार घृणा की बातें कर रही है, कभी मतलब क्राइस्ट के खिलाफ या इस तरीके से या कभी जो है इंडियन स्टेट के खिलाफ। वो सारी बातें सही हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से अब जो है मौके की नजाकत को देखते हुए थोड़ा सा लो प्रोफाइल हो जाएं और जी, कैडर बनाने के ऊपर ध्यान दें। कैडर जो है उससे निकलेगा जो कुछ निकलेगा, भीड़ से कभी कुछ नहीं निकलता। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, 1920 के अंदर महात्मा गांधी ने एक मूवमेंट चलाया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जी, असहयोग आंदोलन। उस असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी ने ये कहा था, मिस्टर गांधी ने ये कहा था कि आप मेरा साथ देंगे तो मैं 1 साल में इस भारत को, इंडिया को अंग्रेजों से आजाद करवा दूंगा। ठीक, लेकिन चोरा चोरी जो उत्तर प्रदेश में एक पुलिस चौकी थी, पुलिस स्टेशन था, वहां पर कुछ लोग घुस गए और जी, उन्होंने जो है उस चोरा चोरी जो पुलिस स्टेशन था उसमें आग लगा दी और जी, उसमें काफी पुलिस वाले जो है वो जिंदा जल के मर गए। हुँ, उसके बाद गांधी ने जो है इस अपने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। वापस ले लिया था। इस जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को उन्होंने वापस ले लिया। जी, तो पूरे देश के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने ये कहा कि भाई गांधी ने जो है वो बहुत गलत किया, क्योंकि एक चले हुए मूवमेंट का, जिसका एक बहुत बेहतरीन टेम्पू जी, बन चुका था, जो मूवमेंट बहुत हाइट्स पर पहुंच चुका था, उसको गांधी ने जो है वो वापस ले लिया। ठीक, लेकिन बाद में विपिन चंद्रा ने 1500 लोगों का इंटरव्यू लेकर एक जी, किताब लिखी है, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। इस किताब को मैंने बहुत पहले पढ़ा था। तो ये जो किताब है, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, इसके अंदर इसी सवाल को टैकल किया गया कि गांधी ने जो है अपने मूवमेंट को वापस क्यों लिया। तो वहां बात ये निकल कर सामने आई कि ये बात सही है कि टेम्पू भी बन गया था, हुँ, पब्लिक भी ठीक, मोबिलाइज हो गई थी, लेकिन गांधी जो है उसने एक चीज भांप ली थी कि जो उसके अपने लोग हैं, जो उसका अपना कैडर है, जी, वो घबरा गया था, उसका हुँ, अपना कैडर डर गया था, बिल उसका अपना कैडर जो है वो पीछे हटने लगा था। तो ठीक, अपने कैडर का रुख देखकर गांधी ने जो है उस हुँ, मूवमेंट को वापस ले लिया और फिर अपने लोगों को जो है कंस्ट्रक्टिव काम में लगा दिया। जैसा भी कंस्ट्रक्टिव काम जी, गांधी सोचता था, जैसे चरखा काटना या खादी ग्राम उद्योग ठीक, के काम, ठीक, और फिर उस कैडर को गांधी ने जो है कंसोलिडेट किया, उसको मजबूत जी, किया, और फिर जो अगला मूवमेंट हुआ वो मूवमेंट पिछले मूवमेंट से और भी ज्यादा बढ़कर आया। उस जी, मूवमेंट को भी गांधी ने वापस ले लिया। तो फिर जो अगला मूवमेंट आया वो और भी, अगला मूवमेंट जो है गांधी का और भी ज्यादा बढ़ के आया, और फिर आखिर में डू और डाई का नारा जो है वो महात्मा गांधी ने लगाया। बिल्कुल, क्योंकि तो महात्मा गांधी के जब हम लोग मूवमेंट्स की हिस्ट्री को और उसकी साइंस को जब हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें ये निष्कर्ष निकलता है कि गांधी ने अपना हर आंदोलन पीछे लिया और हुँ, उसके बाद भी
गांधी का हर अगला आंदोलन जो है वो पिछले आंदोलन से ज्यादा बढ़ चढ़कर उसमें जो है वो मूवमेंट चढ़ती कला में रहा। तो इसकी वजह ये थी कि महात्मा गांधी ने जो है वो कैडर बिल्डिंग के ऊपर जोर दे रखा था। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है वारिस पंजाब के जत्थेबंदी को और तमाम क्रांतिकारी भाइयों को कि हम लोग अभी कुछ दिनों के लिए लो प्रोफाइल हो जाएं और जो है लो प्रोफाइल होके कैडर बिल्डिंग पर ध्यान दें। हम तो कैडर बिल्डिंग पर ध्यान देंगे तो हम लोग ज्यादा सस्टेन कर पाएंगे। अदरवाइज तो जो है मीडिया भी इन्हीं के हाथ में है और सारा गवर्नमेंट भी इनके हाथ में है, प्रशासन भी इनके हाथ में है। तो हमें एहतियात बरत कर इसमें काम करना चाहिए और अपनी स्पीड को मेंटेन करना चाहिए। जी मनोज भाई, अंत में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि एक प्रोपेगेंडा के तहत मीडिया ट्रायल चलाया गया था, मीडिया ट्रायल के अंदर हासिल हुआ तो हुआ क्या, फायदा किसको हुआ? क्योंकि अंत के अंदर हम देखते हैं भगवंत मान फिर से अमित शाह के साथ मुलाकात करते हैं, बात फिर सामने आ जाती है अमृतपाल को खतरा है, पंजाब सरकार की तरफ से भी भाई अमृतपाल सिंह के साथियों के हथियारों के लाइसेंस कैंसिल करने की कोशिश की जाती है। क्या ये सब उन्हीं चीजों की कड़ी है कि मीडिया ट्रायल फेल हो गया तो आगे हम बढ़ेंगे तो इस तरीके से? नहीं, अब तो इन्होंने जैसे आज भी खबर आ रही है कि भाई जो गुर है वो साथी है और वो इंग्लैंड में जा रहे थे तो उनको इंग्लैंड में भी नहीं जाने दिया, उनको वापस भेज दिया गया और फिर उनकी जो है वही पुलिस स्टेशन से ही उनको जमानत भी दे दी गई। तो अब ये इस तरीके से भी परेशान कर रहे हैं कि जो लोग जत्थेबंदी से जुड़े हुए हैं अगर वो बाहर जाना चाह रहे हैं उनका ये राइट है तो उनको बाहर भी नहीं जाने दिया जा रहा। कोई बाहर से आना चाह रहा है तो उसको एक डर दिखाया जा रहा है कि भाई अगर आप इंडिया में आओगे तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि मीडिया ट्रायल का फायदा तो जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को हुआ है, मीडिया ट्रायल का फायदा तो सरकार को हुआ है और जो है हमें नुकसान हुआ है उस चीज का जो क्रांतिकारी शक्तियां हैं। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि थोड़ा सा हम लोग अभी लो प्रोफाइल होकर और कैडराइज मूवमेंट को आगे बढ़ाएं। आपको और भी काम करने हैं, हरियाणा आपका इंतजार कर रहा है, वेस्ट यूपी आपका इंतजार कर रहा है, राजस्थान आपका इंतजार कर रहा है, पूरे देश की सोशल फोर्सेस आपसे जुड़ना चाह रही हैं, उनको आप जोड़ें। और जैसे अभी नासिर जुनैद का मर्डर हुआ उसके ऊपर भी जो है पंजाब की लीडरशिप को बोलना चाहिए। माने दूसरी जो अक़लियतें हैं, जो दूसरे माइनॉरिटीज हैं, उनके ऊपर एट्रोसिटीज हो रही हैं तो उनको भी लीड करने की ताकत सिक्की में है, तो उनको भी लीड हमें करना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद करना चाहेंगे मनोज सिंह जी, आपने अपना समय दिया, बात की हमारे दर्शकों के साथ और हम चाहेंगे कि आने वाले समय के अंदर भी हम आपसे इसी तरीके से जुड़ते रहें। जैसे आपने जोर दिया कि हाँ, कैडर बिल्डिंग भी एक चीज है, लो प्रोफाइल रहना भी हमेशा जरूरी हो सकता है कि कभी कभार वो भी कारगर साबित करे। जहां तक बात है मीडिया ट्रायल की, दर्शकों को बताना चाहेंगे कि मनोज सिंह जी ने बताया कि ये मीडिया ट्रायल आज से नहीं, ये पहले से होते आ रहे हैं। हर बार जब भी सत्ता पक्ष अपनी तरफ से किसी को दबाने की कोशिश करती है, चाहे आज से 50 साल पहले की बात करें, 60 साल पहले या 100 साल पहले, जो भी मीडिया रहा हो उसकी जो वर्तों है, उसका जो उपयोग है वो ऐसे ही किया जाता है। धन्यवाद करना चाहेंगे मनोज सिंह जी का, जिन्होंने अपना समय दिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।